नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एमपी छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने समय से पहले धमाकेदार एंट्री की, लेकिन चंद दिनों बाद रूठ गया। आलम यह रहा कि बारिश कराने के लिए तमाम टोटके शुरू कर दिए गए। कई लोग गधे को लेकर टोटका कर रहे हैं, तो कोई दिन भर खेत पर बैठा है। कहीं खेतों पर पूजा पाठ हो रही है, बादलों को बरसाने के लिए हवन किए जा रहे हैं। एक जगह तो जिंदा आदमी की शव यात्रा निकालकर बारिश के लिए प्रार्थना की गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रफ लाइन भी अब थोड़े नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे में 22 जुलाई से प्रदेश भर में बारिश होने की उम्मीद बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले 24 घंटे में रीवा, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है और उसको लेकर बारिश का पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी किसान परेशान हैं। कोविड की वजह से पहले ही संकट झेल रहे किसानों का अब मॉनसून भी तरसा रहा है। खेत सूख रहे हैं, बुआई नहीं हो पा रही है। जो लोन ले रखा है उसे चुकाने में परेशानी हो रही है, और अगर कहीं बारिश हुई भी है तो वहां खाद की किल्लत है। तो कुल मिलाकर किसानों पर चौतरफा मार है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो मॉनसून की बेरुखी का असर खेतों पर भी दिखने लगा है। एमपी में इस बार बारिश वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। सवाल है अब मुनाफे का नहीं, बल्कि लागत निकालने का, जो मुश्किल लग रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कहने को तो देश में मॉनसून काफी पहले ही आ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई है। मॉनसून न जाने कहां अटक गया है और इसी कारण किसान परेशान हो रहे हैं। इस समय जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर 3 फसलें हो रही हैं, एक लौकी की, एक सोयाबीन की और एक तिल्ली की। तीनों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लौकी की जो हालत है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो पत्ते हैं ये धूप से जल चुके हैं। बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो लौकी है वो कहीं ना कहीं किसानों की पूरी तरह से ख़राब हो गई और इसका मुनाफा निकालना भी अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतमय होगा। प्रदेश के किसान आसमान पर टकटकी लगाए इंतजार करते रह गए, लेकिन उम्मीदों वाली बारिश नहीं हुई। अब आलम यह है कि खेतों में बोई गई फसल सूखने की कगार पर है। लौकी, सोयाबीन और तिल की खेती करने वाले किसान तो मायूस हो चुके हैं। इस बार सर हमने लौकी बोई थी, 30-35 हज़ार रुपया लागत आई। अब हमने सोचा थोड़ा मुनाफा मिलेगा, तब बरसात नहीं हुई बिल्कुल भी, तो जो सूख रहे सब पत्ते भी जा रहे, तो क्या है, घाटे जा रहा, मजदूरी भी नहीं हट रही हमारी। वहीं सोयाबीन के किसान तो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जब बीज बोए गए थे तो बारिश नहीं हुई, अब चाहे जितनी बारिश हो कोई फायदा नहीं है। ये आलम तब है जब सोयाबीन की खेती के लिए मध्य प्रदेश को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। जिस सोयाबीन के पौधे को 2 फीट का हो जाना चाहिए था, वो जमीन पर सिमट कर ही रह गए हैं। अरे बारिश नहीं हुई तो मट्टी कोट गई, सोयाबीन फसल हुई नहीं, वो तो जमीन में ही घुस रहा, नहीं तो अब तक घुटने घुटने आ जाता था। वो नहीं होगी, बारिश होगी जब भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तक फूला जाना था, अब फूल ही नहीं आएगा तो क्या फसल होगी उसमें। प्रदेश की खेती मॉनसून पर आधारित है। खास तौर पर छोटे किसान तो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। मोटर से सिंचाई करने पर उनकी लागत बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन किसानों के लिए प्रशासन के स्तर से क्या मदद की जाती है। काफ़ी उम्मीदों के साथ किसानों ने इस बार अपनी फसलों को बोया था और ये सोचकर कि इंद्र देवता की मेहरबानी होगी, उनके खेतों में पानी आएगा और वो अपनी फसल से मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोचा था, इस लौकी की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लौकी की खेती की ये हालत है तो बाकी की जो खेत हैं उनके भी क्या हाल रहे होंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इन किसानों को इस पीड़ा से उबारने के लिए क्या प्रयास करती है, उनके लिए मुआवजे की क्या राशि तय करती है, और साथ ही साथ इंद्र देवता की मेहरबानी किसानों पर आखिर कब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।
चलिए, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुधींद्र मोहन शर्मा जी, जो कि मौसम वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही दीप्ति चौरसिया, मेरी सहयोगी, राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ विनोद, मेरे सहयोगी, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधींद्र मोहन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट एफबीसीजी में। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मौसम में ये बदलाव, ये परिवर्तन, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब मॉनसून की यहाँ पे दस्तक तो हुई, लेकिन फिर एक बार फिर से सूखे की मार किसान झेल रहे हैं। कल भी हमने इसी मुद्दे पे चर्चा की कि आखिर अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, क्या होना चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग सरकार की ओर से होनी चाहिए कि अगर पानी नहीं भी है तो भी कुछ पानी की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इन किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। असल में हम लोग इतना ज्यादा वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है भारत की, और वो शुरू से हम वर्षा आधारित रहे हैं। वर्षा आधारित होने का आलम यह है कि हम कहीं भी किसी गांव में या कस्बे में अगर जाते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि इस बार बारिश कैसी रही, और उसी के आधार पे हम उसके व्यवसाय का अनुमान लगाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो शब्द है वर्ष, वो असल में वर्षा से ही बना हुआ है। आपका बरस कैसा रहा, आपका वर्ष कैसा रहा, वो इस पे निर्भर करता है कि आपका पानी कैसा बरसा। तो बरस इस पे निर्भर करता है, वर्ष इस पे निर्भर करता है। तो वर्षा आधारित बहुत ज्यादा होने से ये समस्याएं हैं। इसकी दो तरह की हमारी प्लानिंग सरकार को करना होगी। एक तो शॉर्ट टर्म प्लान, जो प्रॉब्लम से उसका इमीडिएट सॉल्यूशन दिया जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन के साथ कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद हमको कहाँ पे होना होगा, और 5 साल 10 साल 15 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो वर्षा आधारित होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमको बहुत जल्दी इससे मुक्ति पानी होगी कि हम वर्षा आधारित ही रहें। तो हमको हमारी सतही जल योजनाओं को फिर से ठीक से संभालना होगा। हमको नहरों का जाल बिछाना होगा खेतों के लिए, हमको भूजल की ज्यादा व्यवस्थाएं करना होंगी। और ये एक सर्वविदित तथ्य है कि सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग कृषि में होता है भारत में। भारत में करीब 85 से 90% ग्राउंड वाटर कृषि में उपयोग होता है। तो हमको ये देखना होगा कि जब इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है तो उसके रिचार्ज की समुचित व्यवस्था हो, ताकि अगर बारिश किसी कारण से भी लंबे खिंचती है बीच में, जो कि होता है अक्सर मानसून के साथ होता है कि एक स्पेल आता है, उसके बाद में फिर एक पीरियड ऑफ क्वाइसेंस, मतलब एक ड्राई स्पेल आता है, उसके बाद में फिर मानसून की दूसरी दस्तक होती है। लेकिन ये पीरियड कभी कभी, और ये पीरियड जरूरी भी होता है देखिए खेती के लिए, क्योंकि इसी समय में आपके खेतों की सफाई है, निंदाई गुड़ाई है, डोरा करना है जिसको बोलते हैं मालवा में, ये सब इसी ड्राई पीरियड में होता है। तो ड्राई पीरियड इसीलिए प्रकृति देती है हमको। लेकिन वो ड्राई पीरियड अगर लंबा खिंच गया तो हमारे सामने पानी की दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे वो लोकी वाले किसान भाई बता रहे थे। तो इसके लिए हमें ग्राउंड वाटर की भी तैयारी रखना होगी कि ग्राउंड वाटर हमारा जो 30 जून तक खत्म होने लगता है, या बल्कि 30 अप्रैल तक ही खत्म होने लगता है, वो कम से कम 2 साल चले। इसके लिए ग्राउंड वाटर के असेसमेंट की जरूरी है, ग्राउंड वाटर की मेजरमेंट की जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विजन भी इसके लिए चाहिए, और चाहिए ऐसा कि सरकार को उसको गंभीरता के साथ सोचना होगा और इस पे प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे बनानी होगी। इसके लिए अब प्राथमिकता भी इस मुद्दे को देना बहुत जरूरी है। आप बने रहें, आगे भी हम और चीजों को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दीप्ति मेरी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये बताएं कि राजधानी भोपाल के क्या हालात बने हुए हैं? कल भी हालांकि हमने चर्चा की थी, जब ये कहा गया कि अब हालांकि अनुमान तो जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में तेज बारिश हो सकती है, किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन फिलहाल वहां की कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, भोपाल में कल से बादल छाए हुए थे और कल रात में काफ़ी पानी गिरा है, लेकिन बात वही है कि ये जो एक बार की बारिश हुई है, इससे हम इस बात का आकलन नहीं कर सकते हैं कि किसानों को अब फ़ायदा होगा या किसानों का जो नुकसान हुआ है वो पूरा होगा। क्योंकि जो किसानों का नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जब फसल बोई थी उसके 15-20 दिन तक बारिश नहीं हुई, जिसके चलते फसल में अंकुर ही नहीं आए, फसलें ख़राब हो गई। अब ये बारिश हुई है तो हो सकता है कि कुछ फसल इसमें से ठीक हो जाए, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त की ये जो बारिश है इससे किसानों को कोई फायदा होगा या किसानों का जो इतना नुकसान हुआ है उसकी कहीं से रिकवरी हो पाएगी। और दूसरी बात ये कि चूंकि कल रात में बारिश हुई है और अब ये कितने दिन तक रहती है, उसके बाद कितने मौसम का क्या अनुमान होता है और मौसम का क्या बिहेवियर होता है, इस पे काफ़ी निर्भर करेगा कि इस बारिश का फ़ायदा किसानों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो जितनी भी खबरें आ रही हैं करिश्मा, वो ऐसी ही हैं कि जो पहली बोनी हुई थी उसके बाद से लगभग 15 से 20 दिन तक पानी नहीं गिरा, जिसके चलते फसल काफ़ी ख़राब हो
गई और फसल जो है अंकुरित नहीं हुई। तो हाल फिलहाल यही स्थितियाँ हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊँ करिश्मा, की किसानों को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जो पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि किसानों की जो है कर्ज माफ़ी की जाए, क्योंकि अगर किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं होगी तो वो और कर्ज के बोझ से दब जाएंगे। नकली खाद मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है और उनकी फसल भी नहीं हो रही है। तो किसानों की समस्या तो अभी शुरू ही हुई है। सरकार ने पूरी तरह से आकलन ही नहीं करा है। सरकार अभी तक सिर्फ बारिश का ही आकलन लगा पाई है कि किस जिलों में कितनी हुई है, उसको लेकर अभी किसानों को लेकर या खेती को लेकर उसका आकलन नहीं हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि राजनीति शुरू हो चुकी है। इसका मतलब किसान को फिर वापस कहीं ना कहीं उपचुनाव का भी मुद्दा बनाया जा सकता है। तो हाल फिलहाल तो जो स्थितियां हैं, इसमें बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी या एक दिन की बारिश से किसानों की फसल ठीक हो जाएगी। करिश्मा जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये एक दिन की वर्षा हुई है, अब ये देखना होगा कि आगे किसानों को कैसे राहत मिलती है। अगर बहुत ज़रूरी है इस वक्त बारिश का रेगुलर तौर पे होना। आप बने रहे मेरे साथ। विनोद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। विनोद, ग्वालियर की क्या तस्वीरें हैं? वहाँ पे मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए करिश्मा, ग्वालियर में लगभग 20 घंटे से बारिश नहीं हुई है, जबकि कल बारिश काफ़ी हो गई थी और उस बारिश से एक राहत भी लोगों को मिली है। लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी राहत हो ऐसा नहीं लगता। केवल उमस कम हुई है, हल्की जो गर्मी ज़्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही थी वो कम हो गई है। लेकिन खेत लबालब नहीं हुए हैं और खेतों में अगर पानी लंबे समय तक नहीं भरेगा, जिसको हम कहते हैं कि 4-6 दिन अगर खेत गीले रहे तो जुताई का समय पे आ जाता है, फिर जुताई होने के बाद बुआई की जाती है। फिलहाल तो धान का जो पीरियड है जी, चलिए कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। अगर उनको पर्याप्त उन खेतों में पानी नहीं मिला तो धान की फसल खराब हो जाएगी। ठीक है विनोद, बात रखें अपनी। हाँ, मैं ये जानकारी दे रहा था करिश्मा कि ग्वालियर चंबल के लगभग विनोद, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। सुरेंद्र मोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। सर, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं वो रिपोर्ट दे रही हैं कि बारिश तो हुई है, लेकिन एक दिन की बारिश से आप आकलन नहीं लगा सकते कि फसलों को आखिर नुकसान पहुंचेगा या फसलें सही रहेंगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा बारिश होना भी फसलों के लिए यहाँ पे नुकसानदायक है, कम बारिश होना भी फसलों के लिए नुकसानदायक है। देखिए, असल में हो क्या रहा है कि जो हमको शुरू में बारिश मिली जून और जुलाई में, जून के आखिरी हफ्तों में बारिश आ गई थी और हमारे किसानों के चेहरे सब खुश हो गए थे कि हमको बारिश इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, बारिश भी जल्दी आ गई है, बोनी समय पे हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो लंबी खींच हो गई बारिश की और एक ड्राई स्पेल आ गया लंबा, उसके लिए हमारी जो तैयारियां होना चाहिए थी वो हमारे पास नहीं थी। मध्य प्रदेश में अभी भी किसानों के पास खेत तालाब, अक्सर जोर देकर कहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको बलराम तालाब योजना कहा जाता है। इस बलराम तालाब योजना का फायदा किसान क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये समझ के परे है। अगर आपके खेत पे तालाब है और अगर आपके पास खेत तालाब योजना है, जिसके लिए सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, अगर आप उसको अपनाते हैं और कम खर्च में आपका एक तालाब बन जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से काफी अनुदान उसमें है, तो उस तालाब का पानी आप इस लंबी खींच के समय में उपयोग कर सकते थे। जो पानी आपको जून में और जुलाई में मिला और बहुत अच्छा पानी था, वो आपके खेत से बह के दूसरे खेत में होते हुए, नदी नालों से होते हुए निकल गया। लेकिन अगर आपके खेत में तालाब होता तो कम से कम ये ड्राई स्पेल के लिए आपकी तैयारी होती कि हाँ, इतना पानी हमारे पास में है कि 15-20 दिन हम इस अपने खेत तालाब से इसकी सिंचाई कर सके। तो खेत तालाब एक बहुत अच्छी योजना है जिसको अभी भी देरी नहीं हुई है। ठीक है, 1 साल नुकसान हुआ फसल का, 1 साल हमसे कुछ गड़बड़ियां हुई मान लीजिए, लेकिन अभी तैयारियां शुरू कर दें। अक्टूबर-नवंबर के बाद में अपने तालाब जरूर बनाएं और जिनके पास भी बड़ी होल्डिंग है जमीनों की, कम से कम 20 एकड़, 15 एकड़ या 10 एकड़ भी है, तो भी 10 एकड़ के क्षेत्र में भी एक अच्छा खेत तालाब तैयार हो सकता है। अगर नॉर्मल यानी आम बारिश मानी जाए तो 10 एकड़ में आपको कम से कम 2 करोड़ लीटर पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इतना पानी इकट्ठा हो सकता है। इकट्ठा करने की जगह आपके पास शायद ना हो, लेकिन फिर भी उसका एक पार्ट आप इकट्ठा कर लें और उसको काफी दिन तक आप काम अपना चला सकते हैं, आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। एक नुकसान जो होता है वर्षा न होने से, वो ये होता है कि वातावरण में नमी का न होना। जब वातावरण में नमी नहीं होगी तो आप जमीन में कितना भी पानी दे दें, नुकसान तो थोड़ा बहुत होता है। तो वातावरण में नमी का होना बहुत जरूरी है। इस बार ये था, और ये बड़ी विचित्र इस बार फिनोमेना थी कि हवा में नमी थी,
लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो इसको भी हमको अध्ययन करना होगा, केंद्रीय स्तर पे इसकी निगरानी होनी चाहिए कि ऐसा मौसम क्यों बन रहा है कि बारिश नहीं हो रही है जबकि नमी है हवा में, जी तो बारिश क्यों नहीं हो रही, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमको अपने पूरे मौसम की जानकारी जो अभी हम बहुत बड़े-बड़े क्षेत्रों के लिए जारी करते हैं, उसके बजाय उसको छोटे टुकड़ों में बाँटना होगा। हमको जिला स्तर पे अपनी मौसम की जानकारियां देना होंगी, जिला से भी कम स्तर पे हमको देनी बिल्कुल होंगी। आपने सही जिले कहा। के किसी जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से आप ये बता रही है कि वो जो मौसम की जानकारी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में देनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस से ही जुड़ के हम देख रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उन तक ये जानकारी पहुंच नहीं पा रही है। तो अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाने चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए, लोग और किसानों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जानी चाहिए कि आपके पास ये तकनीक भी है, आप इस तकनीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। विनोद मेरे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी विनोद, आप कुछ अपडेट्स दे रहे थे, जानना चाहेंगे आपसे कि अब किसान तो परेशान हो ही रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में कुछ व्यवस्थाएं वहां पर कुछ की गई हों, या किसानों के लिए अगर हम जागरूकता कैंपेन की ही बात करें तो कितने अवेयर हैं वहां के किसान, कुछ नई तकनीकों से जागरूक आपको वहां के किसान दिखाई देते हैं? देखिए करिश्मा, अभी इस सब के बारे में सरकारी रूप से प्रयास करना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि मानसून अभी आया है और निकला नहीं है। मानसून का ये पूरा पीरियड है, अभी सावन का महीना शुरू होगा, फिर भादो है, ये 2 महीने ऐसे हैं जब बारिश ज्यादा होती है और ज्यादातर ये माना जाता है कि इन 2 महीने में पर्याप्त बारिश होने की संभावना होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से समय पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल तो जितने भी, चाहे वो कृषि विभाग हो या प्रशासन के अधिकारी हों, अभी सब यही कह रहे हैं कि बारिश होने की अभी संभावनाएं हैं और बारिश होगी, तो ऐसे में किसानों के लिए अलग से अभी कोई प्रयास करना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जहां तक किसानों की जागरूकता का सवाल है करिश्मा, तो ये कोई पहली बार नहीं है कि किसान बारिश का इंतजार कर रहे हो। पहले भी पिछले कई सालों से लगातार जब देर होती है वर्षा होने में तो उन्हें इंतजार होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में हर किसान ये चाहता है कि उनके सारे इंतजाम शासन की तरफ से किए जाएं, जबकि परंपरागत तमाम ऐसे संसाधन हैं ग्रामीण इलाकों में, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जो पहले किसानों के लिए जल की आपूर्ति किया करते थे। वाटर लेवल बराबर गांव का हमें देखने को मिलता था, लेकिन खुद ही गांव के लोगों ने ही कब्जे कर लिए हैं, तालाब सूख गए हैं, तालाब रहे नहीं गांव में। पूरे ग्रामीण इलाकों में जल भराव का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था, वो अब नहीं रहे। तो ये प्रयास तो ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे सरपंच या सचिव या जो भी पंचायत के मेंबर होते हैं वो चाहे तो कर सकते हैं ग्रामीणों के साथ मिलके, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारियां ज्यादातर सरकार और प्रशासन पे डाल दी जाती हैं। बारिश होना ना होना इंद्र देवता की मेहरबानी है, लेकिन काफी हद तक पर्यावरण को भी संतुलित करने की जरूरत है और लोग जागरूक होकर खुद शासन के कामों में अगर मदद करें तो ये प्रयास सार्थक हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये देखना होगा, लेकिन अब क्या प्रयास इस ओर किए जाते हैं। दीप्ति, वहाँ बताएं कि राजधानी भोपाल में क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार की ही ऐसी समस्या नहीं है, जैसा कि विनोद ने जिक्र किया कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि अभी पूरा मॉनसून पीरियड बचा हुआ है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि समस्याएं आती हैं। कई साल हम देख चुके हैं, अगर हम बीते सालों का रिकॉर्ड देखें तो ऐसे में कुछ विजन वहां पे दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से? क्या इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जा रही है? हालांकि अभी तो कोविड का वक्त है, लेकिन फिर भी करिश्मा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बल्कि कह सकते हैं कि ये किसानों का, इसको दुर्भाग्य कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसानों के बारे में कभी किसी ने गंभीरता से शायद नहीं सोचा। ज़्यादातर जो किसानों के बारे में सोचा जाता है वो वोट बैंक के लिहाज से सोचा जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2008 से लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि वो खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, लेकिन 2008 से लेकर आज एक लंबा समय बीत गया। खुद मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय, थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी जो किसान कर्ज माफी पे बात कर रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि खेती का लाभ का धंधा बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? क्या किसी आधुनिक और उन्नत खेती पे काम किया गया? वो कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या इस तरह से काम किया गया कि अगर मानसून इस तरह से लेट होता है और अगर एक बार बोनी हो जाती है तो उस फसल को किस तरह से बचाया जा सकता है? तो कभी भी इन चीज़ों पर गंभीरता से नहीं सोचा गया। जब ये पता चलता है कि बारिश नहीं हो रही है तब सोचा जाता है कि क्या करें। जब ये पता चलता है कि पानी बहुत ज़्यादा गिर गया जिससे फसलें नुकसान हो रही हैं,
फसलों को तो फिर सोचा जाता है क्या करना, या फिर ये पता चलता है कि बहुत ठंड पड़ गई उससे फसल खराब हो रही है तो फिर आकलन किया जाता है। फिर वो पुराने ढर्रे पे सर्वे के लिए एक टीम बनती है जो सभी खेतों में सर्वे करती है, किसानों को इंश्योर किया जाता है और मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन कभी भी ये बात नहीं सोची जाती है कि आखिर खेती को किस तरह से, जो लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते रहे हैं कि लाभ का धंधा बनाना है, तो कैसे उसको बढ़ाना होगा, कैसे उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होगा और किस तरह से उसमें काम करना होगा कि इस तरह से जो मानसून लेट होता है, ज़्यादा होता है, इन चीज़ों का नुकसान ना हो। फसलें को आज भी स्थिति ये है कि जो बीज होते हैं वो या तो पूरे मिलते नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, और या फिर मिलते हैं तो मैक्सिमम बीज उसमें से ख़राब होते हैं, मैक्सिमम नकली होते हैं। इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि उन बीज से जो है फसल ही नहीं हुई, अंकुर ही नहीं फूटा, ये शिकायतें भी लगातार आ रही। तो अभी तो हम किसानों के बेसिक्स ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ना उनको ढंग का खाद दे पा रहे हैं, ना ढंग की बिजली दे, ना उनको ढंग से जो है पानी दे पा रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये दिक्कतें होती हैं तो सर्वे की बात आ जाती है। लेकिन इस बात पे कभी नहीं सोचा जाता है कि इसको बड़ी टेक्नोलॉजी से बढ़ाकर या फिर इसको उन्नत खेती में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, जो देश में कई जगह पर होती है। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इस तरह की चीज़ मध्य प्रदेश में जरूर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि एक भरा पूरा मंत्रालय भी है, कैबिनेट भी पूरी बनाई थी इसकी पहले कि किसान कल्याण के लिए एक अलग से कैबिनेट बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। खाद की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बीज की समस्या, सब वही समस्याएं हैं। तो जब बेसिक्स ही नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर इस तरह से कैसे उम्मीद की जाए कि इसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात सोची जाएगी। और जैसे ही चुनाव आते हैं तो फिर चुनावी मुद्दा बन जाता है किसान, फिर पक्ष और विपक्ष अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। ठीक है दीप्ति, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ी कार्य योजना की यहाँ पे ज़रूरत है, और वही हम अपने गेस्ट के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। सुधींद्र मोहन शर्मा जी, आपने सुना सर हमारे सहयोगी की तरफ से, हालांकि अभी कुछ ऐसा जागरूकता कैंपेन भी नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन वही उसका ही जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि किसानों तक ये चीज़ों को पहुँचाना, ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, ताकि फिर अगर ऐसी सिचुएशन अगर आती है जब बारिश नहीं होती तो किसान परेशान होते हैं। और कुछ जगह तो हमने देखा है कि किसान किस कदर परेशान होते हैं, कहीं वो हड़ताल करने लग जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आखिर ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है किसानों को अवेयर करना, जागरूक करना। देखिए, इसके लिए जो उनकी पीड़ा है आपके रिपोर्टर्स की भी, और वो ग्राउंड में चूंकि देखते हैं किसानों से, जीवन संपर्क में रहते हैं, तो उनको उस पीड़ा का एहसास होता है सीधे सीधे, जो कि शायद राजधानी में बैठे लोगों को शायद नहीं हो पाता। जब आप खेत में जाते हैं, किसानों की बातें सुनते हैं, तो उनकी समस्याओं को समझ में आता है। उनका कहना बिल्कुल सही है कि एक संप्रेषण, सतत संप्रेषण की आवश्यकता है, सतत जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए, लेकिन क्या हमने किसान कॉल सेंटर पे जोर दिया? क्या हमने किसान कॉल सेंटर को इतना एम्पावर किया? क्या हमने किसानों के लिए कम्युनिटी बनाए जिससे कि संचारण एकदम क्विक हो जाता है? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे आप जानकारियां दे सकते हैं। इंटरनेट पे सारे किसानों के बच्चे सब इंटरनेट पे आजकल हैं, वो इंटरनेट पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है, और हर साल हम अगर इस तरह की बात करते हैं, जो उनका कहना सही है, आपके जो रिपोर्टर हैं उनका, और अगर हर साल हम बात करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 2022 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 2021 में देर नहीं हुई है, आप 2022 के लिए अभी भी प्लान कर सकते हैं। और ये चूंकि हर साल का मामला है और हर साल होना ही है, इसलिए आपको अपनी उन्नत तकनीकों का भी आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आपको किसानों तक मौसम की जानकारी भी पहुंचानी होगी, आपको किसानों तक ब्लॉक स्तर की मौसम की जानकारी, बल्कि उससे भी छोटे स्तर की जानकारी आपको पहुंचानी होगी। मुआवजे की बात उन्होंने की, मुआवजा कई बार इस पे तय होता है कि आपका खेत किस ब्लॉक में है। अगर उस ब्लॉक से लगे हुए खेत हैं आपके बिल्कुल ब्लॉक की सीमा पर, तो कई बार आपका खेत नुकसान में है, लेकिन चूंकि उस ब्लॉक में नहीं है, जो सूखाग्रस्त घोषित हुआ है, तो आपको मुआवजा नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। तो इन सब जो प्रशासनिक दिक्कतों को है और प्रशासनिक विरोधाभास है, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। जैसे कृषि मंत्रालय है, उसका हमारे जल मंत्रालय से, हमारे जल संसाधन मंत्रालय जो है मध्य प्रदेश का, वो भूजल को देखता है। तो जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय आपस में कितनी बार मिलके इसके बारे में बैठक करते हैं, वो तो जरूरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके ऑफिसर कितनी बार आपस में मिलते हैं? क्या हमारी टास्क फोर्स वाकई में जिला स्तर पे काम करती है? क्या हमारी टास्क फोर्स ब्लॉक स्तर पे बनी हुई है? ब्लॉक स्तर पे कितनी बार जॉइंट
कोई दौरा होता है अधिकारियों का, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनका जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उस लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा। और शिवराज सिंह जी चूंकि खुद किसान है, किसानों के प्रति बड़े संवेदनशील है वो, तो उनको ये बिल्कुल जानकारी होगी कि किसानों के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उन्नत कृषि को लाभ का धंधा बनाना, ये सब हो सकता है कि बिल्कुल, और यही राज्य की प्राथमिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश का किसान, जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अन्नदाता खुश होगा तभी फिर पूरी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी समय की क्योंकि कमी है, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन साझा की, कोशिश करेंगे कि किसानों को किसी न किसी तरीके से अवेयर यहाँ पे किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना है।